दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अच्छी जो प्लानिंग होती है, फिर जो अच्छा घर का जो नक्शा होता है ना, उसको बनाने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, या फिर सिंपल टर्म में अगर हम बात करते हैं एक अच्छी प्लानिंग में जो अच्छा घर का नक्शा होता है उसके अंदर क्या क्या जो क्वालिटीज होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो जो नक्शा है वो आपका घर का जो है वो अच्छा नक्शा है। तो ये जो सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारे पॉइंट्स का जो ध्यान रखना चाहिए आप अगर आप कोई भी प्लानिंग घर की कर रहे हैं तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट में क्या है, आपके घर में जो भी आपकी डोर, विंडो या फिर वेंटिलेशन जो यूज होते हैं, तो उसका प्लेसमेंट आप इस तरीके से करें कि आप जो है बाहर जो भी आपका सन हो गया, जो भी ब्रीज हो गई, जो ठंडी हवा चलती है, अच्छी हवा चलती है, आपका वेंटिलेशन हो गया, कि घर के बाहर अगर कोई सीनरी व्यू है तो उसका आप किस तरीके से बेनिफिट जो अपने घर के अंदर ले सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें, ये आपकी जो प्लानिंग होती है उसके जो एस्पेक्ट वाले पार्ट में कवर किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है प्रोस्पेक्ट। तो इसमें क्या है कि हम डोर और विंडो को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि आपका एस्थेटिक वाइज अगर हम बात करें तो जो लुक है वो आपका फ्रंट से या फिर अंदर से वो अच्छा आए। इसमें आपके डोर की क्वालिटी, विंडोज हो गया, आपके प्रोजेक्शंस हो गए, आपके सनशेड के, आपकी ग्रिल्स हो गई जो कि विंडो में बनाई जाती हैं, तो इसको किस तरीके से हम जो है प्लान करें जो कि आपका लुक वाइज जो है आपका घर जो है वो अच्छा दिखे। ये जो पॉइंट है ये प्रोस्पेक्ट के अंदर आता है। फिर पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है रूमीनेस। तो इसमें क्या है, हम ध्यान रखते हैं आपके जो भी रूम जो डिजाइन हो रहे हैं उसके प्रोपोर्शन के बारे में। अब होता क्या है, जनरली प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि आपका वो रैंडम कुछ भी जो है वो साइज उठा के लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि रूम का जो स्पेस है उसका काफी इफेक्टिव तरीके से यूज हम कर सकें, अच्छे तरीके से स्पेस को यूटिलाइज कर सकें, तो उसका जो प्रपोर्शन है ना लेंथ और ब्रेथ का, वो 1.2 से लेकर के 1.5 के बीच में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर आप रूम दे रहे हैं तो 10 बाय 12 से लेकर के 10 बाय 15 तक के जो आप बीच में दे सकते हैं। अगर हम 10 बाय 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 बाय 12 यानी 1.2 आएगा और 10 बाय 15 में 1.5। तो यही प्रपोर्शन जो आपका बनना चाहिए, और यही प्रपोर्शन जो बनना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको 10 बाय 12 10 बाय 15 का ही रूम देना है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसमें आप जो है 20 बाय 24 हो गया या फिर 20 बाय 30 हो गया। तो इस तरीके से मतलब जो प्रपोर्शन है 1.2 से लेकर 1.5 का वो आपका मेंटेन होगा। तो आप अपने स्पेस का जो यूज है इंटीरियर्स में काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर रूमीनेस में ही जैसे आपकी डोर्स की जो पोजीशन है वो आपको इस तरीके से रखनी है कि प्राइवेसी जो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो एक तरफ जो लेफ्ट साइड फोटो है इस तरीके से आप कॉर्नर में अगर आप डोर देते हैं तो ये डिजायरेबल है। अगर आप डोर को सेंटर में देते हैं तो पूरे रूम का जो व्यू है जो वो दिखेगा, तो ये नॉट डिजायरेबल है, जिसमें कि आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब हो जाती है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, इसका नाम है फर्नीचर रिक्वायरमेंट। तो जब भी प्लान होता है ना, तो आपको फर्नीचर के बारे में जो है वो पहले से ही सोच के चलना चाहिए कि आपको किस तरीके से आप सोफा का प्लेसमेंट करेंगे, किस तरीके से चेयर्स करेंगे, किस तरीके से टीवी पैनल आप प्लेस करेंगे, और इन सब चीजों को चेक करते हुए आपका जो सर्कुलेशन है वो किस तरीके से रहेगा रूम में। तो ये पॉइंट आपको प्लानिंग में ध्यान रखना चाहिए। फिर बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग बेसिकली जब हम प्लानिंग में देते हैं तो उसके 3 जो है वो मेन पार्ट रहते हैं। नंबर 1 हो गया आपका कंफर्ट, नंबर 2 हो गया आपका एफिशिएंसी, और नंबर 3 हो गया आपका प्राइवेसी। तो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और इन तीनों पॉइंट्स को अचीव करने के लिए ही हम जो ग्रुपिंग करते हैं। फिर आपके माइंड में ना क्वेश्चन उठ रहा होगा ग्रुपिंग होती क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी किचन है, तो किचन के पास ही में जो आपकी डाइनिंग टेबल होनी चाहिए, और आपके जो बेडरूम है वो आपके डाइनिंग टेबल और किचन से दूर रहने चाहिए। अब किचन के पास अगर डाइनिंग टेबल होगी तो डेफिनेटली आपका जो है कन्वीनियंस जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा, वहीं से ही आप सर्व इजीली कर सकते हैं। और बेडरूम जो है आपका डाइनिंग और किचन से दूर इसलिए होना चाहिए क्योंकि किचन से जो भी आपकी स्मोक निकलती है, ऑडोर गैसेस निकलती है, तो उसका जो इफेक्ट है जो बेडरूम में सो रहा हो उसके ऊपर जो ना हो। तो इस तरीके से जो है ये जो सारी चीज जो मैंने बताया, इस तरीके से जब हम सोचते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ग्रुपिंग का ही एक और एग्जांपल देता हूं। जैसा बाथरूम डिजाइन कर रहे हैं ना, तो बाथरूम को ऐसा मत करिए कि एक बाथरूम एक कोने में जा रहा है, एक बाथरूम एक कोने में जा रहा है। कोशिश करिए कि आपके जो बाथरूम्स हैं सारे वो लगभग एक ही कोने में जो है वो रहे, पूरे घर में ना रहे। इससे आपकी प्लम्बिंग की कॉस्ट भी बचेगी और सारे पाइप जो आपके पूरे घर में नहीं घूमेंगे, जो कि अगर कोई लीकेज होती है तो आपके पूरे घर को ना डैमेज करते हुए कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में ही जो है वो डैमेज रहेगा। तो ये जो सारे पॉइंट है ग्रुपिंग में कंसीडर करे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, इसका नाम है सर्कुलेशन। और डेफिनेटली सर्कुलेशन आपको पता है, तो सर्कुलेशन बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक तो हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल और एक हो गया आपकी वर्टिकल सर्कुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन के बारे में। तो इसमें आपके पैसेज आ गए, लॉबीज आ गई, हॉल्स आ गए। तो ये जो सारी चीजें हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन के अंदर जो है वो आती है। तो इसमें आप जब डिजाइन करते हैं तो इसमें वो कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो सर्कुलेशन का जो स्पेस है वो सफिशिएंट रहे, वहाँ पे वेंटिलेशन और लाइट जो है वो प्रॉपर रहे। फिर हम वर्टिकल सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक का जो जाने का जो स्पेस होता है, जैसे कि आपकी स्टेयर्स हो गए या फिर एस्केलेटर्स हो गए, तो वो जो सारी चीजें वो आपके वर्टिकल सर्कुलेशन के अंदर आती है। अब जैसे हम ग्राउंड फ्लोर या फिर G+1 के लिए अगर आप घर को डिजाइन करें तो वहाँ पर नॉर्मली आप स्टेयर्स को देते हैं, और ये अगर हम
सेकेंडली बात करें, अगर आप 3 फ्लोर से ज्यादा दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको लिफ्ट देना जो है वो जरूरी हो जाता है। और ये अगर हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे एस्केलेटर्स प्रोवाइड करे जाते हैं। एस्केलेटर थोड़े से स्लो रहते हैं, लेकिन वो एक बहुत ह्यूज अमाउंट में आपके जो भी व्यक्ति होते हैं उनको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाने का काम करते हैं। आप देखा होगा मेट्रोज हो गए, आपके रेलवे स्टेशन हो गई, आपके एयरपोर्ट्स हो गए, तो वहाँ पर जो है आपको एस्केलेटर्स जो है वो मिल जाएंगे। फिर आपके रैम्प्स हो गए, तो रैम्प्स भी जो है आपके ज्यादातर हॉस्पिटल्स में या फिर पब्लिक प्लेसेस में ज्यादातर यूज करे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हैंडीकैप पीपल जो है वो उसको इजीली एक्सेस कर सके, और हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट है तो वो उसको जो है इजीली जो है वो एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर जो है रैम्प का यूज करा जाता है। तो ये सारी चीजों में जब हम सर्कुलेशन का और सारे पॉइंट्स का, उसके साइज का ध्यान रख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें आपका वर्टिकल सर्कुलेशन के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में, जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है प्राइवेसी। तो आपके रूम की प्राइवेसी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, तो इसमें जो है आप लेफ्ट हैंड साइड वाली फोटो में देखेंगे, अगर डोर जो है सबसे कॉर्नर में देंगे तो एक्सपोज्ड एरिया जो आपको बहुत कम नजर आएगा यहाँ पर, और यही जो है आपका जो एरिया ऑफ प्राइवेसी है वो आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा जो है वो मिल जाएगा। और यही अगर डोर आपने वाले सेंटर में दे दिया तो आप देखेंगे कि जो एरिया ऑफ प्राइवेसी है वो कम है और एक्सपोज्ड एरिया जो वो काफी ज्यादा है। तो यही रीजन है कि आपका जो डोर है वो सेंटर में ना देकर के आप अगर एक कॉर्नर में देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। फिर प्राइवेसी में हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल प्राइवेसी के बारे में। तो अगर आप एक्सटर्नल प्राइवेसी को इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर एक्सटर्नल प्राइवेसी देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप जब अपने घर को प्लान करते हो तो स्टार्टिंग में अगर आप वेरांडा को बना देते हैं तो डेफिनेटली आपका वेरांडा के बाद जैसे किचन या फिर आपके जो ड्राइंग रूम जैसे जो जगह है तो वहां पर आपको जो प्राइवेसी मिल जाती है। फिर सेकंड आपकी जो कंपाउंड हो जाती है उसकी अगर हाइट जो है अगर आप 1.35 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक ले लेते हैं तो ये भी जो है आपकी प्राइवेसी को इंक्रीज करने का काम करता है एक्सटर्नल में। फिर थर्ड पॉइंट में आप फ्रंट में ना आप प्लांट्स का यूज कर सकते हो। तो प्लांट्स भी जो है काफी अच्छे तरीके से प्राइवेसी को इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 के बारे में, इसका नाम है एलिगेंस। तो एलिगेंस में हम ये ध्यान रखते हैं जो भी प्लान के अकॉर्डिंग आप घर बना रहे हैं ना, तो बाहर से देखने वाला जो व्यक्ति है कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो कि बाहर से देखने वाले जो व्यूअर होगा उसको जो है उसकी व्यू को जो है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो फ्रंट एलिवेशन होता है उसके जो सुपीरियर मटेरियल का आपको यूज करना चाहिए आपके जो भी फ्रंट फेस आ रहा है बिल्डिंग का। फिर आप फ्रंट की साइड में आपके सनशेड्स हो गए, आपके डोर विंडोज हो गए, तो वो आप सुपीरियर और अट्रैक्टिव क्वालिटी के लगाएं। आप फ्रंट में आप बैल्कनीज को जो आप देते हैं स्ट्रीट की साइड में बिल्डिंग के, तो वो जो है वो काफी अच्छी और सुपर्ब लगनी चाहिए। और फ्रंट की साइड में आपके जो कलर्स हैं वो काफी अट्रैक्टिव कलर्स यूज होने चाहिए। अगर हम विड्थ और लेंथ की अगर हम बात करें ना ताजमहल की, तो काफी एलिगेंट आपको देखने में ये लगता है। ताजमहल आपको पता है कि काफी फेमस भी है क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो काफी सुपीरियर है, एलिगेंसी है और सुटेबल प्रपोर्शन में जो है वो बन रखा है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं जो कि एलिगेंस के अंदर जो है वो कवर करे जाते हैं। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि अच्छी प्लानिंग के पॉइंट नंबर 9 के बारे में, जैसे हम बात करेंगे सैनिटेशन के बारे में। तो सैनिटेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं लाइटिंग के बारे में। लाइटिंग बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक हो गया आपकी नेचुरल लाइट और एक हो गया आपका आर्टिफिशियल लाइट। तो सिंपली आपका आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट आपको पता ही होगा। और आर्टिफिशियल लाइट को अपने घर में कितने डिफरेंट तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं ना, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी मास्टर क्लास बना रखी है। अगर आप नहीं देखे तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पर जाकर के चेक करिए। बहुत ज्यादा यूजफुल ये मास्टर क्लास आपके लिए हो जाएगी। और सिंपल जो नेचुरल लाइट और जो आर्टिफिशियल लाइट है, इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं, जो आपकी जो नेचुरल लाइट होती है ना वो आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो गए तो उनको ही किल करती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को जो काफी स्टिमुलेट करती है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहती है अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से घर में यूज करते हैं। तो अगर आप घरों के लिए अगर आप नेचुरल लाइट को डिजाइन करते हो तो विंडोज का जो प्रपोर्शन है, मतलब आपका जो भी फ्लोर एरिया है, तो उसका जो 10% जो है उससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम जो 10% होना चाहिए। और ये अगर मैं स्कूल्स के बारे में बात करूं तो स्कूल्स में ये जो है 5%, मतलब 5% जो मिनिमम होना ही चाहिए। फिर आपकी जो विंडो जो वेंटिलेशन है उसका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में आपको किस तरीके से देनी है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर हम बात करें आप नॉर्थ की साइड में अगर आप विंडो देते हैं तो वहां पे आपको डिफ्यूज लाइट मिलेगी, साउथ की साइड में करते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर आपका जो ड्राइंग रूम और जो किचन होता है वहां पे काफी अच्छी लाइट का यूज जो है आपको करना चाहिए, वहां पे लाइट कम नहीं होनी चाहिए। और आपका जो डाइनिंग और जो बेडरूम है वहां पर आपकी जो लाइट है वो थोड़ी कम भी होगी तो चलेगी। और फिर आपकी जो स्टेयर्स होती है वहां पर भी आप चाहे नेचुरल लाइट है चाहे आर्टिफिशियल लाइट है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बना करके देना चाहिए। इससे आपका एक्सीडेंट जो है वो स्टेयर्स पे चढ़ते हुए नहीं होगा। और आपको जहां पे भी पॉसिबल हो आपको नेचुरल लाइट का प्रोविजन रखना चाहिए। और अगर मान लिया नेचुरल लाइट अगर मान लिया कहीं पर अगर नहीं आ पा रही है, फिर कम आ रही है, तो वहां पर फिर आपको जो आर्टिफिशियल लाइट का प्रोविजन
प्रोविजन भी उसी हिसाब से रखना चाहिए। फिर सैनिटेशन में नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंटिलेशन के बारे में। तो वेंटिलेशन में सिंपली आपका जो भी गंदी हवा होती है वो बाहर चली जाती है और जो फ्रेश एयर वो आपके घर के अंदर रहती है। तो ये जो मेन पर्पस रहता है आपका वेंटिलेशन का। अब ये जो स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं ना, तो अलग अलग आप देख सकते हैं सिनेमा हॉल्स, क्लासरूम, किचन भी डोमेस्टिक हो गया या फिर आपके जो कमर्शियल किचन हो गया, तो अलग अलग एयर चेंज पर आवर जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर प्रोवाइड करी हुई है। जैसे कैफेज और रेस्टोरेंट के बारे में बात करें तो 12 से 15 पर आवर जो है वो आपकी एयर चेंज जो वो होती रहनी चाहिए। फिर ऑफिस की और कम हो गई, फिर आपकी गैरेजेस हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, तो वहाँ पर जो है वो जिस पर्पज से आप यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एयर चेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए पर आवर, तो उसका जो है डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर अगर वेंटिलेशन के बारे में बात करें तो दो प्रकार के वेंटिलेशन होता है, एक हो गया आपका नेचुरल वेंटिलेशन और दूसरा हो गया आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोई भी रूम अगर आप घर में डिजाइन कर रहे हैं तो आपका जो भी फ्लोर एरिया है उसका मिनिमम 10% जो आपका ओपनेबल विंडो में जो है वो होना ही चाहिए। एंड सेकंड अगर हम बात करें तो प्रेफर ये किया जाता है कि लगभग 15 से आपका 20% के बीच में होना ही चाहिए और जो 25% से जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपका मान लिया अगर 10 बाय 10 का रूम है, 100 स्क्वायर फीट हो गया, तो उसमें जो है 25 स्क्वायर फीट से ज्यादा जो है वो ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रेफर किया जाता है। हालांकि अगर हम बात करें आज के आर्किटेक्चर के टाइम पे तो बड़ी बड़ी विंडोज है वो दी जाती है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको ओपन रखा जाता है। तो ये रूल जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है। तो एक जनरली गाइडलाइन है जो कि मैंने आपको बता दी है। और आप किसी भी रूम में अगर एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये जो है आपका गुड वेंटिलेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करती है जब तक कि आपका डोर जो है वो ओपन रहेगा तब तक। फिर आप एक रूम में अगर दो विंडो प्रोवाइड करते हैं, एक के सामने दूसरी, तो वो क्रॉस वेंटिलेशन का भी जो है वो काम करता है। सेकंड नंबर में बात करते हैं मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। तो मैकेनिकल सिस्टम बेसिकली 4 प्रकार का होता है। इसमें आपका एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, सेकंड नंबर पे आपका हो गया प्लीनियम सिस्टम, थर्ड नंबर पे आपका जो कॉम्बिनेशन होता है आपका एग्जॉस्ट और प्लीनम सिस्टम का, और फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं तो एयर कंडीशनिंग जो यहाँ पर होती है। तो एयर कंडीशनिंग भी आपको पता चल गया, ये भी जो है एक पार्ट है आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन का। और एयर कंडीशनिंग से बेसिकली आपका जो कंफर्ट लेवल है वो इंक्रीज होता है। और अगर मान लिया आप किसी भी कमर्शियल एरिया में यूज करते हो तो जो भी आपका स्टाफ है उनकी जो एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज करता है। फिर इसी में हम बात करते हैं सैनिटरी कन्वीनियंस के बारे में। तो इसमें आपका बाथरूम हो गए, आपकी लेविट्रीज हो गई, सिंक हो गई, यूरिनल्स हो गए, तो जनरली आपकी बिल्डिंग में जो है प्रॉपर जो है वो क्लीन रहे। इसमें जो है क्लीन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनका डिजाइन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और आपके जो फ्लोर और जो वॉल्स हैं वो आपका इनपरवियस होना चाहिए, मतलब पानी जो है उससे पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए। और आपके जो फ्लोर्स है बाथरूम के उसमें प्रॉपर स्लोप होना चाहिए। और घर में जो नमी होती है ना वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नमी से जो है वो काफी सारे इन्फेक्शन जो है आपके घर में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। देखिए जब भी आप घर को डिजाइन करते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो कि बहुत कम ही यूज करे जाते हैं, तो उसे फ्लेक्सिबल आपको जो है वो बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मान लिया आपने एक स्टडी रूम बनाया, अब स्टडी जनरली आप दिन में 1 या 2 घंटा करेंगे, बहुत रेयर केस होता है कि आप बहुत 8-8, 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप स्टडी रूम को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं गेस्ट रूम के साथ। तो आपका दोनों ही काम जो है वहां पर हो जाएंगे। मतलब एक जगह आपने स्टडी की डेस्क लगा दी, एक जगह आपने उसी में ही जो आपने गेस्ट के बेड लगा दिया, क्योंकि गेस्ट आपके कितने आएंगे, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी की सेकंड एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपका डाइनिंग एरिया है और आपका लिविंग एरिया है, आपने साथ साथ बना दिया और उसमें जो आपने इस तरीके से पार्टीशन को प्रोवाइड कर दिया। अगर आप कोई फंक्शन करते हैं तो आप पार्टीशन को हटा देंगे तो दोनों स्पेस आपस में मर्ज हो जाएंगे और काफी बड़ा स्पेस जो आपको मिल जाएगा। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी काम करता है। फॉर एग्जांपल मान लिया आपने एक स्कूल ओपन करा, तो स्कूल की बिल्डिंग मान लिया नहीं चली तो उसको आपने ऑफिस या फिर बैंक में भी जो आप कन्वर्ट करें, तो इस तरीके से आप जो ध्यान में रखते हुए चल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लानिंग में पॉइंट नंबर 11 के बारे में, जो है इकोनॉमी, जो कि सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हमने प्लानिंग कर दी, तो इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि आपने मान लिया मटेरियल हल्का कर दिया, सरिया हल्का कर दिया, आपने ब्रिक्स जो है वो हल्की क्वालिटी का, इसको हम इकोनॉमी नहीं कह सकते। हम इकोनॉमी उस चीज को कह सकते हैं कि बिना बिल्डिंग की स्ट्रेंथ या फिर उसको इंपैक्ट करे आप स्मार्टली तरीके से जो है वो पैसे बचा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्लानिंग करी है, ठीक है, अब उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है, मान लिया कोई डोर है, कोई डोर अननेसेसरी डोर तो हमने प्रोवाइड नहीं करा हुआ, मान लिया अननेसेसरी डोर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्टिंग को जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज करता ही करता है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 के बारे में, जो है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो स्ट्रक्चर जो आपका स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना चाहिए और लगभग आपकी जो बिल्डिंग की जो लाइफ है वो 50 ईयर्स आपको मान के चलनी है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 10-15 साल के लिए बिल्डिंग डिजाइन करनी है, आपको माइंड में 50 साल बिल्डिंग की लाइफ को जो है वो ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना है। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए अगर आप एक प्लानिंग को करते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छी प्लानिंग जो आपकी होगी। और आप प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके स्क्रीन पे जो फ्लैश हुआ नंबर है यहाँ पर भी जो है कॉन्टेक्ट कर हमसे कंसल्टेंसी या फिर प्लानिंग या फिर स्ट्रक्चर की जो भी सर्विसेज आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलरली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली डालता रहता हूं, तो वहां पर जाकर के भी फॉलो
फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।